सेल सिग्नलिंग वो प्रक्रिया है जिससे कोशिकाएं आपस में और अपने वातावरण से बातचीत करती हैं ताकि अपने काम कोऑर्डिनेट कर सकें। इसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल, सेल के बाहर से अंदर तक, जिससे एक स्पेसिफिक रिस्पांस ट्रिगर होता है। सेल सिग्नलिंग विकास, इम्यून रिस्पांस, होम्योस्टेसिस, हार्मोनल रिस्पांस और टिश्यू रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड एक केमिकल मैसेंजर है, जैसे हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर या ग्रोथ फैक्टर, जो सिग्नलिंग प्रक्रिया शुरू करता है। रिसेप्टर टारगेट सेल पर एक प्रोटीन होता है, या तो सतह पर या सेल के अंदर, जो विशेष रूप से लाइगेंड से जुड़ता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे रिसेप्टर के एक्टिवेशन से शुरू होने वाले आणविक घटनाओं की एक श्रृंखला है। इसमें अक्सर सेकेंडरी मैसेंजर और एंजाइम शामिल होते हैं। रिस्पांस सेल द्वारा किया जाने वाला अंतिम कार्य है, जैसे जीन एक्सप्रेशन, स्राव, एपोप्टोसिस या मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन। ऑन्टोक्राइन सिग्नलिंग तब होती है जब सेल ऐसे सिग्नल छोड़ती है जो अपनी ही सतह पर रिसेप्टर्स से जुड़ जाते हैं, जैसे इम्यून सेल साइटोकिन्स छोड़ते हैं खुद को रेगुलेट करने के लिए। पैराक्राइन सिग्नलिंग में एक सेल द्वारा छोड़े गए सिग्नल पास की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर। एंडोक्राइन सिग्नलिंग तब होती है जब हार्मोन रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं और दूर की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे अग्न्याशय से इंसुलिन लिवर कोशिकाओं पर कार्य करता है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग या कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग के लिए कोशिकाओं के बीच सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण भ्रूण के विकास में नॉच सिग्नलिंग है। तो चलिए रिसेप्टर्स के प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं, जिन्हें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं। उदाहरणों में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स, आयन चैनल रिसेप्टर्स और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स जैसे रिसेप्टर टायरोसिन किनेज शामिल हैं। अगला हमारे पास इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स हैं। ये सेल के अंदर स्थित होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में। ये लिपिड घुलनशील अणुओं जैसे स्टेरॉयड हार्मोन द्वारा सक्रिय होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण एस्ट्रोजन रिसेप्टर है। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे पर चलते हैं। यहां एक प्रमुख भूमिका सेकेंड मैसेंजर्स की है। ये छोटे अणु होते हैं जो सेल के अंदर सिग्नल को बढ़ाते हैं। सामान्य उदाहरणों में चक्रीय एएमपी, कैल्शियम आयन और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट शामिल हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण समूह में प्रोटीन किनेज और फॉस्फेटेस होते हैं। किनेज एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट समूह जोड़ते हैं, एक प्रक्रिया जिसे फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। दूसरी ओर फॉस्फेटेस एंजाइम होते हैं जो इन फॉस्फेट समूहों को हटाते हैं। और फिर एम्प्लीफिकेशन और कैस्केड है। सिर्फ एक रिसेप्टर लिगैंड इंटरेक्शन कई अणुओं को सक्रिय कर सकता है, जिससे एक कैस्केड बनता है जो प्रतिक्रिया को काफी बढ़ाता है। तो आगे क्या होता है? खैर, कोशिकाएं विभिन्न तरीकों से संकेतों पर प्रतिक्रिया कर सकती हैं। इनमें ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन के माध्यम से जीन एक्सप्रेशन में बदलाव, मेटाबॉलिज्म में बदलाव, कोशिका विभाजन या एपियल एपोप्टोसिस, अणुओं का स्राव और साइटोस्केलेटल पुनर्व्यवस्था शामिल हैं। अंत में वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद सिग्नल को समाप्त करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए कई मैकेनिज्म हैं। इनमें लिगैंड का क्षरण, रिसेप्टर का आंतरिककरण, प्रोटीन का डिफॉस्फोराइलेशन और सेकेंड मैसेंजर्स का निष्क्रियकरण शामिल है।